कि सर आपको क्या ज़रूरत है। मेरे एक दोस्त है, वो कहते थे मैं जयपुर क्लास लेने जाता हूँ 3 दिन। तो बोले यार आप क्यों परेशान होते हो, अच्छी जॉब में हो, गाड़ी है या मकान है, ठीक है, लाइफ को जियो ना यार, क्यों परेशान होते हो, थक जाते हो, अपने जीवन को जी नहीं पाओगे। याद रखना, यदि इंसान में जीने की बहुत बड़ी ललक है ना, तो उसे कोई थका नहीं सकता। अन्यथा आप छोटी छोटी बातों पे थकना शुरू कर दोगे। तो थकान हमारा एक भाव है बस। आपके अंदर ये फील आ गया कि सर थक चुका हूँ, 9 बज गए हैं सर, नहीं, बहुत टायर्ड हूँ, तो मैं कितना भी लर्निंग कराऊँ नहीं समझ में आएगा। और ये आपके अंदर भाव नहीं है, सर थकता है क्या इंसान कभी? इंसान कभी नहीं थक सकता। यदि ये भाव है तो मैं पढ़ाऊंगा, लर्निंग तेज गति से होगा। थकान का भाव लर्निंग को कमजोर कर देता है, याद रखना। संगीता बेटा, माइग्रेन एक साधारण प्रॉब्लम बन चुकी है। आप ये देखो कि दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के। स्टीफन हॉकिंग का पूरा शरीर खराब था। आप सोचो, पूरा शरीर खराब, कोई चांस नहीं थे। क्या क्या कर गया बंदा वो, क्या जिंदगी जी गया बताओ। इसलिए कभी भी बीमारी को ध्यान में मत रखो, उसे भूल जाओ, बीमारी को वो है उसको करने दो। धीरे धीरे वो बीमारी कमजोर पड़ जाएगी। तुम यदि उसको रिपीट करोगी माइग्रेन है माइग्रेन है माइग्रेन है, तो माइग्रेन अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तुम उसे विश्वास मत दो, माइग्रेन को अविश्वास दो कि तो कुछ भी नहीं है बेटा, जा भूल जाओ उसको, होने दो उसको, वो कमजोर पड़ता जाएगा। तो आनंद के साथ सवेंग हो गया, थकान हो गया। थकान के बाद 6 नंबर 7 नंबर पे लिखना रुचि, इंटरेस्ट। ये व्यक्तिगत कारक है। यदि इंटरेस्ट है आपका पढ़ाई में, बहुत मजा आता है, क्लास लेने में मजा आता है, अधिगम की गति बढ़ जाएगी। एक बेरुचि के पढ़ते हो सर, कोई मजा नहीं आता, जिंदगी बड़ी बकवास लगती है, सब कुछ सूना सूना लगता है, सब टूटा टूटा बिखरा बिखरा लगता है। इस भाव के साथ जिंदगी में आप करो ही मत काम को। मैं कहता हूं कुछ भी मत करो, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अरुचि है वो काम कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। बिना रुचि के क्लास ले रहे हो, बिना रुचि की किताब पढ़ रहे हो, मत पढ़िए, कोई आउटपुट नहीं आएगा। रुचि जितनी ज्यादा होगी, अधिगम की गति उतनी अच्छी होगी। आकांक्षा स्तर, एस्पायरेशन लेवल, ये व्यक्तिगत कारक। आकांक्षा स्तर, एस्पायरेशन लेवल। आकांक्षा स्तर का मतलब है हमेशा आगे बढ़ने की इच्छा। आप लोग कहते हैं ना कि धीर सिंह सर आप क्यों आप मेहनत करते हो इतनी, क्या जरूरत है आपको? ये मेरा एस्पायरेशन लेवल है, मुझे पढ़ाना बहुत रुचिकर लगता है। पढ़ना और पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा पैशन है पढ़ना और पढ़ाना। इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा आएगा चलो ठीक है, लेकिन इतना नहीं आएगा। ऑफलाइन में तो बहुत कम बच्चे हैं इस समय, बट वो पढ़ाना अच्छा लगता है। इसलिए 2 ढाई घंटे बच्चों के साथ डिस्कशन होता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है, मजा आ रहा है। यदि आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है तो आप जस्टिस नहीं कर पाओगे। लेकिन आपका वो पैशन है, रुचि, आपका एस्पायरेशन लेवल उससे कनेक्टेड है, तो फिर आप बहुत गजब के बनोगे, याद रख, क्योंकि मजा आएगा फिर वहां पे। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अपने एस्पायरेशन लेवल को बड़ा बना के रखो। जिस दिन आपने अपने आप को समझ लिया कि यार बहुत हो गया अब छोड़ो रे यार, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उस दिन मैं भी फ्लॉप हो जाऊंगा, याद रखना। एस्पायरेशन लेवल जितना होगा उच्चतम स्तर पे होगा, अधिगम उतना अच्छा होगा। आकांक्षा स्तर के बाद लिखना आप संवेदना प्रत्यक्षीकरण। ये भी व्यक्तिगत कारक है, याद रखना। संवेदना प्रत्यक्षीकरण क्या है? संवेदना प्रत्यक्षीकरण, संवेदना होती है सेंसेशन। अपनी जो ज्ञानेंद्रिय है वो संवेदना है, दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद। आपकी संवेदना जितनी अच्छी है, पावरफुल है, आप देख के समझ जाते हैं, सूंघ लेते हैं, तो आपकी लर्निंग भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पहली सीढ़ी है अधिगम की संवेदना है। तो ये एहसास तो संवेदना ही करवाएगी। और प्रत्यक्षीकरण क्या होता है? कोई चीज को देखकर समझ लेना कि यार ये चीज ऐसे है। तो संवेदना और प्रत्यक्षीकरण दोनों मानसिक क्रियाएं हैं, और जिसमें जितनी ज्यादा प्रभावी हैं, अधिगम उतना ही तेज गति से होता है। तो ये भी व्यक्ति इन पे पर्सन नहीं आया है, संवेदना प्रत्यक्षीकरण पर्सन नहीं आया, याद रखना। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य इन पे नॉर्मली पर्सन, सवेंग वाला जरूर अच्छा है, इच्छा शक्ति वाला इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और आकांक्षा स्तर हो गया, रुचि हो गया, ध्यान, अटेंशन, अवधान। ध्यान अधिगम को बढ़ाएगा, याद रखना। अटेंशन अधिगम को बढ़ाता है। अटेंशन का मतलब समझते हैं ना आप? फोकस। कि मान लीजिए मैं आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा रहा हूँ, और तुम्हारी पूरी ऊर्जा जो है वो मेरे ऊपर है,
सर लर्निंग को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक ये होते हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, फिर 2 नंबर पे ये आता है आकांक्षा का मतलब ये होता है, इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, सेंसेशन ये होता है, परसेप्शन ये होता है, अटेंशन कैसे प्रभावित करता है। एक एक चीज पे आपका केंद्र बिंदु आपके माइंड में, जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं उन पे आपका ध्यान नहीं जा रहा, कोई क्या पूछ रहा है आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये अटेंशन। और एक ये है कि आप बैठ तो गए मोबाइल लेके और कमेंट्स कोई पढ़ लिया तो उस कमेंट्स पे खोए बैठे हो। संगीता ने पूछ लिया माइग्रेन, तो आधे एक लड़कियां आधे एक लड़के उस माइग्रेन के बारे में सोच रहे हैं, यार वो संगीता कितनी परेशान हो रही होगी, वो उसके बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं। अब वो संगीता उनका टाइम बहुत सारा टाइम लेगी, धीर सिंह सर यहाँ कर रहे हैं पढ़ना है, मोटिवेट होना है, अटेंशन रखना है, और उनका अटेंशन कहीं और ही गायब है। आधे एक बच्चे होते हैं वो कमेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, ठीक है यार कुछ तो चल रहा है। ये यदि आपकी सिचुएशन है तो आप लंबे समय तक वो चीजों को याद नहीं रख पाओगे। अटेंशन का मतलब है कि मैंने जो क्लास में बोली हैं पढ़ाई रिलेवेंट चीजें, वो एक एक चीज आपके माइंड में कैच है, ये अटेंशन है। आप किताब लेके बैठे और आपने चाहे 2 घंटे पढ़ाई की, यदि अटेंशन के साथ पढ़ाई कर ली तो वो चैप्टर भूलेंगे नहीं, याद रखना। आप कहते हो सर याद नहीं रहता, याद कहाँ से रहेगा, हमारा फोकल पॉइंट फोकस पॉइंट ही कहीं और है, छोटी छोटी चीजों पे हम ध्यान देते हैं। अटेंशन जिसका कमजोर है लर्निंग अच्छा नहीं होगा, याद रखना। ओके, अटेंशन हो गया व्यक्तिगत कारक, संवेदना प्रत्यक्षीकरण, आकांक्षा स्तर, थकान, संवेग, शारीरिक कारक, इच्छा शक्ति, विल पावर हो गया। उसके बाद आप देखना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु जो लास्ट में आपको देखना है वो है आयु और परिपक्वता, 11-12 नंबर पे देख लेना। ये इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, इसको समझिएगा, आयु और परिपक्वता। इसमें बहुत प्रश्न आते हैं, आर्ट 2011 में सबसे पहली बार प्रश्न आया था। देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक में सबसे पहला तो होता है मोटिवेशन, दूसरा इच्छा शक्ति, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, आपकी मेमोरी है, रुचि है, ध्यान है, आकांक्षा स्तर है, थकान है, संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, ये व्यक्तिगत कारक है नॉर्मली। एक जीवन लक्ष्य भी व्यक्तिगत कारक होता है, और एक मेमोरी भी लिख लेना, जीवन लक्ष्य और मेमोरी भी व्यक्तिगत कारक होता है। लेकिन ये पहला दूसरा और ये 3 बिंदु मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयु परिपक्वता, एज एंड मेच्योरिटी प्रभावित करती है। आप यदि मेच्योर नहीं है तो आप लर्निंग नहीं कर सकते, कितनी बड़ी बात है, समझिएगा इस बात को। बहुत प्रश्न आते हैं इस पे, मतलब परिपक्वता और अधिगम के कॉन्सेप्ट को समझना है। और यदि आप डीएसएसबी का एग्जाम देते हैं, केवीएस देते हैं, वहां तो परिपक्वता अलग से सिलेबस में लिखा हुआ है, मेच्योरिटी क्या है। तो परिपक्वता क्या है, ये कहता है परिपक्वता अधिगम के लिए बहुत जरूरी अनिवार्य है। अधिगम परिपक्वता पे निर्भर करता है, परिपक्वता अधिगम पे निर्भर नहीं करती। कैसे, मेच्योरिटी का मतलब समझ रहे हैं आप। जैसे मैं ये कहूं कि 6 महीने का बच्चा है और मुझे उसको बाईसाइकिल सिखानी है, क्या मैं सिखा सकता हूँ? कह दूंगा मेरे अंदर बहुत गजब की ताकत है, मैं नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो मेच्योर नहीं है। मैं 1 साल के बच्चे को दर्शन शास्त्र की बात नहीं बता सकता, मैं 1 साल के बच्चे को मनोविज्ञान की बातें नहीं समझा सकता, क्योंकि वो मेच्योर नहीं है और परिपक्व नहीं है, तो लर्निंग नहीं होगा। अब देखिए इसको समझिए, एक प्रश्न बार बार ये आता है, क्या परिपक्वता से होने वाला परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल है? आप कहोगी नहीं, परिपक्वता से होने वाला परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं है। और एक तरफ आप ये कह रहे हो कि परिपक्वता अधिगम के लिए अनिवार्य, निश्चित रूप से अनिवार्य है। लेकिन चूंकि परिपक्वता से जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है, इसलिए उसको अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं करते हैं। लेकिन परिपक्वता अधिगम का अनिवार्य कारक है। तो थोड़ा सा नोट करके लिखेंगे आप, परिपक्वता का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? गेसेल ने दिया था। किसने दिया था? गेसेल। परिपक्वता कॉन्सेप्ट किसने दिया था? गेसेल ने, याद रखना। ये प्रभावित तो करेगा अधिगम को, व्यक्तिगत कारक है, लेकिन परिपक्वता से होने वाला परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि परिपक्वता से जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है, लेकिन ये प्रभावित करेगा। तो परिपक्वता अधिगम के लिए क्या है? अनिवार्य है। इसके लिए अनिवार्य है, अधिगम के लिए परिपक्वता अनिवार्य है। ये एक आंतरिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? आंतरिक प्रक्रिया है, स्वतः चालित प्रक्रिया है। ये सब प्रश्न आए हुए हैं, आंतरिक प्रक्रिया, स्वतः चालित प्रक्रिया।
ये वृद्धि की संपूर्णता है। जो अभिवृद्धि होती है ना, ग्रोथ, ये ग्रोथ की संपूर्णता को व्यक्त करता है। जब अभिवृद्धि पूर्ण हो जाती है, इसका मतलब परिपक्व हो गए हैं। तो ये माइंड में रखने हैं आपको तीनों बिंदु। परिपक्वता कॉन्सेप्ट किसने दिया है? गेसेल ने दिया है। ठीक है। परिपक्वता क्या है? अधिगम के लिए अनिवार्य है। विदाउट लर्निंग, विदाउट मेच्योरिटी लर्निंग नहीं होती है, याद रखना। परिपक्वता नहीं है तो अधिगम नहीं होगा, याद रखना। ठीक है। ये आंतरिक है, इंटरनल है, आपको पता नहीं चलता, परिपक्वता अपने आप चलती है। ये स्वतः चालित है, ऑटोमेटिक है। अधिगम को हमें चलाने की आवश्यकता पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। परिपक्वता अपने आप, तो ये माइंड में रखना है, स्वतः चालित है, आंतरिक है, लिख लेना है साथ साथ। ये अनिवार्य कारक है अधिगम के लिए। विकास के लिए भी परिपक्वता अनिवार्य है और अधिगम के लिए भी अनिवार्य है। जब ग्रोथ आपकी संपूर्णता में पहुंच गई, यानी अभिवृद्धि जब पूरी हो जाती है, तो याद रखना क्या हो जाता है? परिपक्वता आ जाती है। ग्रोथ की संपूर्णता ही परिपक्वता, याद रखना। अभिवृद्धि जब संपूर्ण लेवल पे पहुंच जाती है तो आप परिपक्व हो जाते हो। तो ये तो बेसिक चीजें लिख लेना। परिपक्वता कॉन्सेप्ट किसने दिया है? गेसेल ने दिया है। परिपक्वता अधिगम के लिए क्या है? अनिवार्य है। परिपक्वता को क्या माना गया? आंतरिक माना गया है। परिपक्वता क्या है? ऑटोमेटिक है। परिपक्वता में क्या आती है? वृद्धि की संपूर्णता, यानी ग्रोथ जब अपने संपूर्ण लेवल पे पहुंच जाती है तो क्या बन जाती है? परिपक्वता। ये तो बेसिकली आपको याद रखना, ठीक है। यानी अधिगम के लिए परिपक्वता जरूरी है, सिंपल सी बात याद रखना। परिपक्वता नहीं होगा तो अधिगम नहीं होगा। लेकिन परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं होते हैं, क्योंकि परिपक्वता से होने वाले परिवर्तन अस्थायी होते हैं, याद रखना। ओके। पूजा, आपका एमए ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग सेकंड ग्रेड करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या पता आप जल्दी विज्ञापन आ जाए तो आप एलिजिबल नहीं हो पाए। ये प्रॉब्लम रहेगी, याद रखना। जीके को कवर कैसे करें? मनीष बेटा, अभी कोई जीके की गाइड तो बाहर से लाना मत, ऑब्जेक्टिव वाली जरूर अवनी वाली लेके आओ तो ले आना। और राजस्थान बोर्ड वाली किताबें ही पढ़ो एक बार आप। ठीक है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक किताब इतिहास कला संस्कृति हुकुमचंद जैन लेके आओ तो ले आओ, ठीक है। बाकी कोई गाइड मत खरीदना एक बार, जब तक मैं नहीं बताऊं। ओके। आयु परिपक्वता समझ में आ गया। गेसेल अनिवार्य, अधिगम आंतरिक, स्वतःचालित, वृद्धि की संपूर्णता, ये क्लियर है फंडा? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? चलिए ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस समझना आप। परिपक्वता और अधिगम में अंतर क्या है, ये बहुत जरूरी है। परिपक्वता और अधिगम में अंतर क्या है? लर्निंग एंड मेच्योरिटी में डिफरेंस क्या है, याद रखना है, थोड़ा सा अंतर कर लेना। देखिए, परिपक्वता जो होती है वो जन्मजात क्रिया है। कौन सी क्रिया है? जन्मजात, ठीक है। या इसको आप कह सकते हैं वंशानुक्रम बेस है, हेरिडिटी बेस है। और अधिगम क्या होता है? अर्जित प्रक्रिया, एक्वायर्ड है, याद रखना। यानी स्पेशली वातावरण आधारित प्रक्रिया। क्या है? वातावरण आधारित प्रक्रिया। परिपक्वता जो होती है वो स्वतः चलती है, मतलब ऑटोमेटिक होता है। और अधिगम क्या होता है? नियोजित, मतलब इसको हमें चलाना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। परिपक्वता जो है एक सामान्य प्रक्रिया है। क्या है? सामान्य प्रक्रिया, मतलब सभी में चलती है, याद रखना। एक जैसी सी प्रोसेस होती है कि इस एज में ये लक्षण आएंगे तो वही आएंगे। अधिगम हमेशा क्या होता है? व्यक्तिगत क्रिया है। कौन सी क्रिया है? व्यक्तिगत, सबका अलग अलग होता है, याद रखना। परिपक्वता जो है उसमें अभ्यास अभिप्रेरणा का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी अभ्यास और अभिप्रेरणा आवश्यक नहीं। मोटिवेशन और अभ्यास हो कोई जरूरी नहीं है, ये नहीं। और इसमें क्या आ जाएगा? हाँ, अभ्यास और अभिप्रेरणा अधिगम के लिए जरूरी है। ये शारीरिक क्रिया है, फिजिकल एक्टिविटीज है। और ये क्या होती है? मानसिक मनोवैज्ञानिक क्रिया है, याद रखना। क्या है ये? मानसिक और मनोवैज्ञानिक क्रिया है। कौन? अधिगम। ये निर्धारित समय तक चलती है, परिपक्वता किशोर अवस्था तक, 16 वर्ष तक लगभग। और ये सतत चलता है। ये डिफरेंस आपको माइंड में रखना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। परिपक्वता जन्मजात क्रिया है, वंशानुक्रम आधारित प्रक्रिया है, जन्मजात और वंशानुक्रम। अधिगम क्या होता है? एक्वायर्ड, आप सीखते हैं। और किससे सीखते हैं? वातावरण से सीखते हैं। परिपक्वता ऑटोमेटिक है, स्वतः है, अपने आप चलती है। और अधिगम क्या है? प्लानिंग के साथ नियोजित है, प्लानिंग करेंगे अपन, ठीक है। परिपक्वता एक सामान्य प्रोसेस है, सामान्य का मतलब है सभी में एक जैसे लक्षण होते हैं अवस्था विशेष पे। अधिगम व्यक्तिगत है, सब में अलग अलग होता है, याद रखना। परिपक्वता के लिए अभ्यास और अभिप्रेरणा आवश्यक है, बिना अभ्यास अभिप्रेरणा की परिपक्वता नहीं चलेगी। अधिगम के लिए अभ्यास अभिप्रेरणा आवश्यक है, इसके लिए नहीं है, ठीक है ना।
इसमें जरूरी है अधिगम के लिए, और अभ्यास अभिप्रेरणा परिपक्वता के लिए जरूरी नहीं है। परिपक्वता शारीरिक क्रिया है, फिजिकल एक्टिविटीज है, जबकि अधिगम में क्या लिखोगे, मानसिक और मनोवैज्ञानिक है। क्या है, मानसिक और मनोवैज्ञानिक है। और परिपक्वता जो है वो निर्धारित समय तक चलती है। क्या चलती है, निर्धारित समय तक। अधिगम क्या चलता है, सतत चलता है, लगातार चलता है, कभी रुकता नहीं। ओके, समझ में आ गया ये डिफरेंस को लेकर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। परिपक्वता और अधिगम दोनों में अंतर भी है, लेकिन परिपक्वता अधिगम के लिए अनिवार्य भी है। ऑटोमेटिक वाला प्रश्न आया हुआ है, स्वतःचालित है। परिपक्वता वृद्धि की संपूर्णता, ये प्रश्न आया हुआ है, आंतरिक प्रक्रिया है, याद रखना, ठीक है। अधिगम जो है वो डिफरेंट है इससे। तो ये थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत कारक कंप्लीट है। व्यक्तिगत कारक को लेकर कोई कंफ्यूजन हो, सिंपल सा बिंदु है। अभिप्रेरणा सर्वाधिक आएगा, इच्छा शक्ति 2 नंबर पे आएगा, परिपक्वता आयु पे प्रश्न पूछे गए हैं। बाकी सवेंग याद रखना, सवेंग लर्निंग को प्रभावित करेगा, जैसे इमोशंस होंगे, आकांक्षा स्तर, अटेंशन, मेमोरी, जीवन लक्ष्य, ठीक है, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, थकान, ये सब चीजें अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो आज की क्लास में अपन ने व्यक्तिगत, पर अधिगम फिजिकल क्यों नहीं होता, अधिगम फिजिकली नहीं होता है, देखना मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया ना। फिजिकल का तो मतलब है, जैसे मान लो कि वो बच्ची बोल रही थी कि मेरे माइग्रेन है, तो अधिगम होगा ही नहीं। साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, आप उस माइग्रेन या फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से आपका अधिगम हो नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी कितनी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, अधिगम होगा, क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मेंटल प्रोसेस। चौथा पॉइंट कौन सा था, चौथा ये सामान्य प्रक्रिया। परिपक्वता सामान्य प्रक्रिया का मतलब होता है कि जैसे कि 11 वर्ष में बच्चे में क्या लक्षण होने चाहिए, तो सब में एक जैसे से आएंगे। 12 वर्ष में क्या होने चाहिए, लगभग एक जैसे से होते हैं। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, मतलब सब में परिपक्वता की जो प्रक्रिया होती है उसके लक्षण सामान्यतः प्रकट होते हैं एक जैसे से। और व्यक्तिगत, अधिगम व्यक्तिगत इसलिए क्योंकि अधिगम की प्रोसेस सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, इसलिए अधिगम को अपन क्या मानते हैं, व्यक्तिगत प्रक्रिया मानते हैं, जबकि इसको क्या मानते हैं अपन, सामान्य प्रक्रिया। तो सामान्य और व्यक्तिगत का ये डिफरेंस है। एमएससी प्राइवेट हो सकती है, कोटा ओपन वगैरह से इनसे होती है। ममता जी, यदि आपने सेकंड ग्रेड का कोर्स ले लिया और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे तो आपको कॉम्बो लेना चाहिए था, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी डिफरेंट आएगी, टॉपिक्स जो पेडागोजी आईसीटी के टॉपिक हैं डिफरेंट आएंगे, तो आपको कोर्स डिफरेंट ही लेना पड़ेगा फिर। अहम ग्रस्तता क्या है, हाँ अहम ग्रस्तता को आप यूं समझ सकते हैं। देखिए, अहम ग्रस्तता भी एक व्यक्तिगत कारक है। अहम ग्रस्तता एक व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है, याद रखना। ये एक व्यक्ति हुए हैं सेरिफ और केंड्रिल। सेरिफ और केंड्रिल ने कहा था कि अहम ग्रस्तता लर्निंग को प्रभावित करता है। अहम ग्रस्तता का मतलब होता है अपने लिए अच्छा भाव है, मतलब आप अपने लिए प्राउड फील करते हो ना कोई चीज के लिए। एक तो आप में से कई बच्चे मान लीजिए कोई चीज को लेकर बैठ गए पूर्वाग्रह लेके, सर मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता, सर मेरा तो 40,000 की भर्ती में थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब आपने अपने आप को क्या मान लिया, हीन मान लिया, अपनी कमजोरियों की वजह से, बीमारियों की वजह से, किसी वजह से। तो आपका लर्निंग अच्छा नहीं होगा। और एक आप में अहम ग्रस्तता मतलब जिसमें आप में पॉजिटिव फील आपके लिए कि सर मैं अच्छा हूं, मैं कमजोर तो नहीं हूं, ये मुझे पता है। तो अहम ग्रस्तता इंसान में तल्लीनता को बढ़ाता है, ठीक है ना, सीखने की ललक को बढ़ाता है। तो अहम ग्रस्तता को लर्निंग में सहायक माना गया है, व्यक्तिगत कारक है, चाहे नोट लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अहम ग्रस्तता को सेरिफ और केंड्रिल ने बताया था, और ये कहते हैं कि ये अधिगम को बढ़ाता है, मतलब तल्लीनता को बढ़ाता है, आपके सीखने की ललक को बढ़ाता है, याद रखना, ठीक है। अहम ग्रस्तता लर्निंग को बढ़ाता है। ओके, सवेंग ये सब बताई दिए मैंने। तो आज की क्लास अपन समाप्त करते हैं। कल अपन इसी पॉइंट को जारी रखेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत कारक में अभी बाकी 4 फैक्टर्स और बच गए हैं, शिक्षक संबंधी कारक, संगठन संबंधी कारक, वातावरण संबंधी कारक और विधि संबंधी कारक। तो इनकी जो चर्चा करेंगे वो कल अपन करेंगे, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी अन्यथा। तो कल अपन इसी टॉपिक को, बिंदु को जारी रखेंगे, और कल शाम को अपन इस पे चर्चा करेंगे। कल शाम को जल्दी भी क्लास ले सकता हूँ, तो कल शाम को अपन मिलेंगे। व्यक्तिगत कारकों के अलावा जितने भी कारक बचते हैं उन पे अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।